देखिए, मैं मानता हूँ कि आपने बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे और पूरे व्याख्या के साथ। किसके साथ भैया? पूरे व्याख्या के साथ हमको देखना है, तो भैया अंत तक बने रहिएगा। आपके क्वेश्चंस बिहार पुलिस में या यूपी पुलिस में ज़रूर मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? क्या भारत के राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है? तो देखिए, बिल्कुल यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर बात यहीं तक नहीं अटकती है भाई साहब, इसके आगे भी हमको बात करना है। अगर पूछ दे कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद है आपका 124। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, वो है आपके अनुच्छेद 75 में। किसमें है? अनुच्छेद 75 में है। फिर बात करें वाक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ए में है, ठीक है। 19 ए में जो है ये आपका दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन को भी तोड़कर हमने देख लिया ना भाई। ऐसे ही व्याख्या के साथ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बताना है भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश में जो चुने जाने वाले होते हैं, जो प्रशासनिक होता है, हम लोग तो ऐसे राज्य में देखा जाए तो उसको राज्यपाल बोला जाता है। लेकिन वही बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेशों में तो उसको उपराज्यपाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल बोला जाता है। आप राष्ट्रपति जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में भी आप जानते हैं, पीछे बात किए ही थे हम, ठीक है। अब थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं? कितने हैं वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में 8 हैं। आप कहेंगे कि सर 9 थे। नहीं भैया, एक चीज़ को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। किसको शामिल कर दिया गया है? तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। ध्यान रखिएगा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को जो है एक में मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। मैं उनको नाम बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, लद्दाख है, उसके बाद से आपका लक्षद्वीप है, दिल्ली है, ठीक है ना, और चंडीगढ़ है, फिर से आपका दादर और नागर हवेली, दमन और दीव है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। एक चीज़ और है, अगर पूछ लिया जाए कि लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, क्या बना था? लद्दाख। तो लद्दाख के राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल? बता सकते हैं? बीडी मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। और यही बात करें आपका लद्दाख और एक और बना था जिसका नाम क्या था? अरे जिसका नाम क्या था भाई? जो है वो था आपका उम, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? तो जम्मू एंड कश्मीर को किसको बनाया गया है? मनोज सिन्हा को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। जम्मू और कश्मीर में किसको बनाया गया है? मनोज सिन्हा को बनाया गया था। ये दो जो है आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली के आप जानते ही हैं, विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है? बिल्कुल, चलिए इतना बहुत है आपके लिए। अगला देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार जो इसको जो है 300 क में इसको रखा गया है। 300 क में ले जाकर इसको रख दिया गया है। और 300 क में इसको रख दिया गया है किसको? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है ना? और ये किसके द्वारा होता था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो है इसको क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है। तो ये है आपका 44वां, ठीक है? संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है इसको किसमें रख दिया गया है? 300 क में रख दिया गया है, ठीक है ना? तो इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे और प्रस्तावना में, किसमें जोड़े गए थे? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पहला था पंथ निरपेक्ष, उसके बाद से आपका समाजवादी, ल उसके बाद से क्या था? लोकतंत्र था, ठीक है? तो 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे, थोड़ा-सा इसको जो है आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? ये बातें आपको तो अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे भाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? तो पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है? तो 3 चीज़ें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, सॉरी लोकतंत्र नहीं है इसमें, पंथ निरपेक्ष, ठीक है? उसके बाद से क्या है? अखंडता है, समाजवादी है। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है? और जो है
बात करें तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो 37 और 40 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 36 महत्वपूर्ण है, जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो सिक्किम को जो है 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था कब? 1975 में। ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर बात करें हम लोग, अब चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये ऊपर वाला तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग, ऐसे देखा जाए तो दक्षिण कोरिया का क्या होता है? सियोल होता है। वियतनाम का हनोई होता है। उत्तर कोरिया का क्या हो जाएगा? प्योंगयांग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कंबोडिया का क्या होता है? तो नोम पेन होता है। ठीक है, नोम पेन होता है इसका, कंबोडिया का। ठीक है, आखिर देखिए इसकी व्याख्या भी दे दी है भाई साहब। यहाँ पे राज्य, देश और उसकी राजधानियाँ हो गई, जैसे कि उत्तर कोरिया का प्योंगयांग होता है, कंबोडिया का होम पेन होता है, दक्षिण कोरिया का सियोल, वियतनाम का हनोई बताए थे, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान एक्स्ट्रा भी है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद से यमन का सना, फिजी का क्या होता है? सुआ होता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा जलडमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो ये तो सभी को पता है, तमिलनाडु को श्रीलंका को जो होता है पाक जलडमरू मध्य होता है। पर सुंडा जलडमरू मध्य, बांस जलडमरू मध्य और हडसन डमरू मध्य अगर पूछा जाए तो किसी को नहीं पता भाई साहब। ठीक है, अगर जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो देखिए इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है भारत और श्रीलंका। सुंडा जलडमरू मध्य जो है सुमात्रा और जावा द्वीप के हैं। वास जलडमरू मध्य जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर का है। हडसन जलडमरू मध्य जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, तब मजा आएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नदी है जिसका पारस्परिक प्रभाव जो है उत्तर प्राय भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? देखिए, उत्तर भारतीय मैदानों के लिए देखा जाए तो नहीं है, ये कब पूछा है? नहीं है, जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी गोदावरी। कौन है? गोदावरी। ये गोदावरी की थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसी गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी होती है? आपकी गोदावरी ही होती है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा का नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इनका उद्गम स्थल क्या है? इसके बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको। जैसे सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर है, काफ़ी पूछा जाता है। सिंधु जो, जिसके नाम पे हमारा हिंदू पड़ा था, हिंदी, समझ रहे हैं ना। और समाप्त कब हुआ था? अरब सागर में समाप्त होती है। गंगा का गंगोत्री हिमनद है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी जो है चुंगा यंगुडुंग हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी भी त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलती है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नाम है? तो देखिए, ये गुप्त शासक कौन था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था, बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही तो विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं भैया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है व्याख्या भैया आपको, कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको इतिहास में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुप्त वंश के शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। बहुत बार क्वेश्चन बनता है आपका। और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, और इनके शासनकाल में चीनी बौद्धि यात्री जो आया था, जिसका नाम था फायान। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? अब बताइए ना भाई साहब, पांचवा वेद भी होता है क्या? अरे पांचवा वेद भी होता है क्या? हाँ भैया, पांचवा वेद भी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग महाभारत। तो देखिए, भगवत गीता और महाभारत के रचयिता वेद व्यास ही हैं, समझ रहे हैं ना। महाभारत और भगवत गीता का रचयिता कौन है? वेद व्यास है। और रामायण के आप जानते हैं वाल्मीकि हैं। रामायण के तो आपको पता होगा ना भाई, कि रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। और बात करें कि सर शिव पुराण का रचयिता कौन है, तो शिव पुराण का रचयिता है, उनके शिष्य, किनके शिष्य? अरे वेद व्यास के शिष्य ही थे, और जिनका नाम था रोमाशरण। रोमाशरण, क्या नाम था भैया? रोमाशरण। ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित आपका शिव पुराण ही होता है, जो आपको बताए थे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है कि पांचवा वेद कहा जाता है। ऐसे तो चार वेद होते हैं भाई साहब, चार वेद होते हैं, कौन कौन से? देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, 10 मंडल हैं, और 1028 क्या है इसमें? सूक्तियाँ हैं। 1028 क्या है? सूक्तियाँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
यजुर्वेद, यजुर माने यज्ञ के विधि और विधानों का वर्णन जो होता है यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद की बात करें तो सामवेद साम का मतलब होता है संगीत, यानी संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद आप सभी को पता है भाई साहब, अथर्ववेद होता है सबसे अंतिम वेद होता है, और इसी अथर्ववेद में जादू टोना जो है आपका इसमें दिया गया है। तो लीजिए, हमने वेद को भी नहीं छोड़ा भाई साहब कहीं का, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं भैया, फालतू का नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में सिजदा तथा सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में सिजदा और पाबोस, देखिए एक सिजदा होता है और दूसरा पाबोस होता है। इसका अर्थ क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो किसने शुरू किया था, तो उसका नाम था गयासउद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने इसको क्या किया था, शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका यही थी। और दिल्ली सल्तनत के ही है, तो भाई साहब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके आगे देख लीजिए कि सिजदा और पाबोस तथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, तथा पाबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को क्या करना भैया, चूमना, ध्यान रखिएगा। और इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, किसने समाप्त किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो शाहजहां ने समाप्त किया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। देखिए, एक गीत गोविंद है और एक और नाम आएगा गीत गोविंद से ही रिलेटेड, लेकिन उसकी रचना तो मीराबाई ने किया था। लेकिन इस गीत गोविंद की रचना जो है ना, जयदेव ने किया था। ये बहुत बार पूछा जाता है। बाकी तुलसीदास, कबीरदास और मीरा की किताबें हम लोग जानेंगे, और वो है आपकी किताबें ये, जयदेव की गीत गोविंद और रति मंजरी है। तुलसीदास का रामचरितमानस बहुत बार पूछा जाता है। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, समझ रहे हैं ना। कबीरदास का तो और प्रसिद्ध है भाई साहब, बीजक साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी बहुत प्रसिद्ध है। और मीराबाई का गीत गोविंद टीका, बताए थे ना, गीत गोविंद टीका पूछे जाए तो मीराबाई होंगी। अगर गीत गोविंद केवल पूछता है तो आपके जयदेव होंगे। और राग गोविंद भी किसका है, मीराबाई का ही है, ठीक। बिल्कुल मेरे भाई। अम्लराज, एक्वा, देखिए एक्वा में क्या होता है, उसमें होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, यानी HNO3, ठीक है, HNO3 होता है, यही होता है। तो देखिए किसमें है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। देखिए तनु नहीं होता है भाई साहब, तनु नहीं होता है, सांद्र होता है। तो तनु वाला तो वैसे ही उड़ जाएगा। सांद्र में सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक होता नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब HCl की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी टर्म में भी हम लोग चले जाएंगे। ये तो केमिस्ट्री टर्म्स का है ना क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में देखा जाए तो HCl जो होता है पेट के अमाशय अमाशय में होता है ना, उसके आंतरिक दीवारों पर जो है HCl और एंजाइम पाया जाता है। और यही HCl क्या करता है भाई साहब, HCl का निर्माण तो उसमें होता है, अमाशय में होता है आपका, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको ध्यान रखना है। और HCl ये 24 घंटा बनता रहता है भाई साहब, हमारे पेट में 24 घंटा बनता रहता है। और इसी को तो शुद्ध सोना जो होता है क्या, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इतना अनुपात में मिश्रित होने पर प्राप्त होता है, और यह प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है भैया, प्रबल, बहुत ही खतरनाक होता है, प्लेट को गला देता है भाई साहब, ठीक है। हाँ, ये है कि हमारे पेट को नहीं गलाता है प्लेट को ही गलाता है। जिसमें स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम और आदि की क्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं भी घुल जाती हैं। इसे आभूषणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सब बनता है कि आभूषणों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो HCl नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्न में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है, कौन सा जो है अनुवांशिक विकार नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता, थैलेसीमिया। आपको पता है वर्णांधता, थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम, ये जो होते हैं ये तीनों आपके क्या हैं, अनुवांशिक रोग हैं। लेकिन एड्स, ये भैया वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है, जिसका एड्स हुआ रहता है ना, एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वायरस वाला। अब देखिए दिया भी गया है भाई, अनुवांशिक रोग क्या होता है, जो जन्मजात होता है आपका, ठीक है। अब देखिए जैसे अनुवांशिक रोग में दिया है डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा, वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, ये भैया याद रखिए, इससे क्वेश्चन एक बनने वाला है जरूर, समझ रहे हैं ना। और बाकी विषाणु द्वारा होने वाला रोग, एड्स, खसरा हो गया, हर्पीज हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है। वैसे ही और है इन्फ्लुएंजा हो गया, ये जो है किससे होने वाला है, तो ये होने वाला है विषाणु द्वारा, ठीक है, होने वाला ये रोग है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं भैया? आप सभी को पता है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आईसीपीएम। क्या बोलते हैं भाई साहब? आईसीपीएम। और इसका फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूला क्या होता है? सर फ़ॉर्मूला होता है 21-23/21-23, ये फ़ॉर्मूला होता है और इंटू 2। तो पहला जो होता है इंसीजर होता है, दूसरा जो होता है कैनाइन होता है, तीसरा जो होता है प्रीमोलर होता है और चौथा जो होता है आपका मोलर होता है। यानी कि कृतंक, रदनक, अग्रचर्मणक और चर्मणक, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 4 प्रकार के आईसीपीएम से आप इसको याद रखेंगे और ये फ़ॉर्मूला है। जैसे पूछा जाए कि मोलर कितने हैं? मोलर का मतलब लास्ट वाला हो जाएगा चर्मणक, ठीक है? तो 3 और 3 जोड़ दीजिए 6 और 6 में 2 को गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि सर 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो आसानी से आप बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगला देखिए, जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन नहीं है, फूकन है, सॉरी, जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए, नीलमणि फूकन जो है वो आपके असम से हैं भैया। कहाँ से हैं? असम से हैं। तो ध्यान रखिएगा, असम एक कवि हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में जो है जाना जाता है इनको, ठीक है? और इनका निधन हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये जो है असमिया कवि थे और इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? इन्हीं को, ठीक है? फुकन को। और उसके बाद से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है, ठीक है? दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है, ठीक? अगला देखिए, अगला करंट से रिलेटेड है आपका ये कि फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की, वो है आपके रुचिरा कंबोज। तो इसमें तो कोई व्याख्या नहीं है भाई साहब, रुचिरा कंबोज ही है आपके, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन खत्म भाई साहब। देखिए, करंट का ये क्वेश्चन आपका था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिया जाए, ऐसे तो 25 से ऊपर ही लगभग क्वेश्चन हमने देखा भाई साहब, क्योंकि चारों ऑप्शन को भी तोड़ कर चले ना। तो ऐसे अगर आपको पढ़ना है और वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।